नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 3 चरणों का चुनाव पूरी तरीके से हो चुका है। चौथे चरण के अंदर चुनाव होने हैं और इसके बाद 3 चरण और होने, यानी 7 चरणों में चुनाव हो जाएगा। लेकिन इसी बीच लगातार ये देखने को मिल रहा है कि शायद इस समय देश की जो चुनावी हवा है वो बदल रही है। इस बीच अमित शाह का एक बड़ा बयान आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का, साथ ही कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे वो पूरी तरीके से अलग होने वाले हैं। ये जो बयान है इसके क्या मायने हैं? जो अभी तक कहते थे कि राहुल गांधी कहीं से कहीं टक्कर पे नहीं है, कभी कांग्रेस को कहते कि हवाई जहाज पूरी तरीके से डूब चुका है, कांग्रेस को कोई नहीं बचाता। अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण आते आते इस तरीके का बयान क्या दर्शाता है? इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास वरिष्ठ कह सकते हैं पत्रकार हमारे साथ में हैं, जो दिल्ली की राजनीति पे तो नज़र रखते ही हैं, साथ ही देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। तीनों देखिए मुस्लिम समाज से आते हैं और इस समय जो मुस्लिम समाज पे लगातार हमले किए जा रहे हैं उसको भी ये कैसे देखते हैं, और साथ ही 3 चरणों के बाद क्या इनको लग रहा है। 4 चरण रह रहे हैं। सर हबीब सर हमारे साथ हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे सीधा जुड़ूंगी। सर, किस तरीके से पहले तो इस बयान को देखते हैं अमित शाह, जिनके कहा जाता था कि अभी तक पप्पू कहते थे खुल करके, अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। दरअसल अमित शाह बहुत चालाक आदमी हैं और एक तरह से चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है। कल को कोई ये ना कहे कि आप तो झूठ बोल रहे थे अमित शाह के बारे में। हालांकि झूठ बोलते रहे ये लोग और मोदी उनके रहनुमा हैं, झूठ का पिटारा खोलते रहते हैं, लेकिन कुछ सच बोलना मजबूरी भी होता है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी इलेक्शन है। ये शुरू से यही था कि असली में मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा, सच ये है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये चुनाव है। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो वाहक है कांग्रेस है, बाकी लोग उसके सहयोगी हैं। जिस तरह से एनडीए का वाहक बीजेपी है, उस तरह से बाकी छोटे छोटे दल उनके समर्थन के लोग हैं, उनके साथ चलने वाले लोग हैं। तो शुरू से ये रहा है। और कल को मोदी जब हारेंगे, बीजेपी जब हारेगी, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन तो कुछ बेचता ही नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो 400 से पार जा रहे हैं। इसलिए इन्हें मजबूरी में आखिरी फेज में हवा का रुख देखते हुए ये कहना पड़ा कि चुनाव राहुल मोदी के बीच में है। हम शुरू से जानते हैं चुनाव राहुल मोदी के बीच में है, क्योंकि राहुल ने जिस तरह की मेहनत की है, ज़मीन को छुआ है और ज़मीन पर चले हैं, 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, इस देश की एकता को, सौहार्द को, प्रेम को, मोहब्बत को ललकारा है उन्होंने। और उन्हें लगातार इस पे कामयाबी भी मिलती रही है, इन द सेंस कि जो अभी चुनाव हो चुके हैं उसके जो एग्जिट पोल और जो पर्यवेक्षक हैं उनका मानना है कि अभी तक बीजेपी या ये कहें एनडीए पिछड़ रही है, लगातार पिछड़ी है। अभी तक यूपी में भी हाल अच्छा नहीं है इनका। और दिल्ली की तो सातों की सातों सीटें, क्योंकि कांग्रेस और आप के मिलने के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध ज़बरदस्त है, वो वोट में बदलने जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है, लड़ रहा है और वो मानता है कि केजरीवाल को गलत तरीके से जेल किया गया है और केजरीवाल को छोड़ा जाना चाहिए। बड़ा दावा आप कर रहे हैं सर। एक पहले दिल्ली पे बात पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ही जानूंगी, ये क्या
क्या दर्शा रहा है कि जिस राहुल को अभी तक ये लोग आंकते ही नहीं थे, राहुल गांधी को पप्पू तमाम तरीके के शब्द से जो है पूरी तरीके से बोला जाता था, अब क्या लग रहा है 3 चरण के शायद रुझान पता चल गए, यही वजह है कि अब पूरी तरीके से कुछ और हाँ, एक बात तो ये है कि इनको हवा का रुख समझ में आया है, और दूसरी बात ये है कि कब तक जवान हो गए, वयस्क हो गए बच्चे को आप पप्पू, बच्चा, नादान और नासमझ कहते रहोगे। दरअसल इस शब्द को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मोटे ढंग से हवा के थपेड़े राहुल के पक्ष में जो चल रहे हैं वो इनके गालों पे पड़ रहे हैं, माथे पे पड़ रहे हैं, इससे परेशान ये हो गए हैं। और निश्चित तौर से एक बदलाव की लहर पूरे देश में चल रही है। मैं कहता हूँ अगर ये बात गलत है तो कोई मुझे साबित करे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त हैं, कोई कहीं बाहर नहीं हो रहा है, और मतलब बाहर निकल नहीं रहा है, चुनाव प्रचार में आ नहीं रहा है। सिर्फ पेड वर्कर्स या जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है इस गवर्नमेंट ने, हालांकि कार्यकर्ताओं को इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। बावजूद इसके कुछ कमिटमेंट होता है कि किसी को आप पूरे टाइम गाली देते रहो, और तो उसके समर्थन में सीधे जाना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए लोग ये शांत हो गए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, हताश हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता, उसे लग रहा है कि उसे हासिल कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा दावा कर रहा है सर। और जैसे मैंने कहा कि सीनियर पूरी तरीके से पत्रकार हैं और राजनीति दिल्ली में रहते हुए देश की राजनीति पर इनकी पकड़ है। हमारे साथ अनवर सर भी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो है एक तरीके से हिस्से में रहे हैं, और स्टार न्यूज़ शायद आपने बताया स्टार न्यूज़ से जुड़े रहे हैं, और जनसत्ता जो बड़ा चैनल उससे भी जुड़े रहे। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा कि मांस मछली की बात की, दूसरे चरण में हम आते हैं मंगलसूत्र और मुसलमान तक बात पहुंच जाती है, तीसरे चरण आते आते और अब राष्ट्रपति मुर्मू का भी जिक्र किया जा रहा है, तो क्या मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, या अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए देश को? देखिए, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे भाजपा के पास सिर्फ एक मुद्दा था, और माना जा रहा था कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। वक्त जैसे जैसे बदला और जब बीजेपी की हताशा बढ़ती गई, तो आप देखेंगे लगातार कि चुनावी मुद्दे भी बार बार बदलने की कोशिश की गई। यानी भाजपा को मालूम है कि जितने मुद्दे उसने उठाए कोई कारगर साबित नहीं हो रहा है। चेहरे पे हताशा साफ नज़र आती है, इसीलिए मुद्दे बार बार बदल रहे हैं। हालात भी बदले हुए हैं, ना 2014 है या ना 2019 है। 2014 का जो चुनाव था वो परिवर्तन के लिए था, और 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा था। पुलवामा की वजह से एक हवा थी, लेकिन ये जो चुनाव है किसी भी पार्टी के हक में कोई हवा नहीं है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के हक में भी कोई बेहतर हवा दिखाई नहीं दे रही। हालात देखो, मैं चुनावी मतलब भविष्य तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। हर स्टेट से अगर स्टेट वाइज आप उठाएंगी जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो चुनावी सफोलॉजिस्ट हों या सियासी पंडित हों, उनका कहना यही है, हर स्टेट वाइज जब आप लेंगे तो हर स्टेट में भाजपा हार रही है। सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में एक स्टेट ऐसा है उड़ीसा, जहां 2-4 सीटें बढ़ रही हैं। तो ये जो सीटें घटेंगी इसकी भरपाई कहीं से होने वाली नहीं है। सरकार कौन बनाएगा ये अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात नहीं लगते कि भाजपा इस बार बहुमत हासिल मुश्किल, हाँ, जो रहा है वो आसान नहीं। एक सवाल हो लूँगी अनवर जी, आपने तमाम बयान आज तक सुने होंगे, चाहे कोई भी राजनेता हो, देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे आप। एक तरीके से देखिए, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कोट करूँगी, आप मुस्लिम समाज से होते। जिस तरीके की भाषा शैली इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ली है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और ज़्यादा बच्चे वाले, ये जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और जो शब्दावली प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर नज़र आता है कि किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करने, इस पर आप क्या कहें? देखिए, तमाम मुद्दे भाजपा के फेल हो गए हैं। इनको लगता है कि कई बार इनका हिंदू मुसलमान कामयाब हुआ है,
इस बार भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जहाँ तक जब से मैं पत्रकारिता में हूँ मैंने तो नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की भद्दी भाषा बोलते हुए। लेकिन मुसलमान खामोश है। अलबत्ता इस देश का जो सेकुलर हिंदू है उसने इस मुद्दे को बड़ी आसानी से और इसको उठाया है। मुसलमान खामोश है, वो इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। बच्चे ज़्यादा बताए जा रहे हैं उसके, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ये पहले हो चुका है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अब फिर वही इनके पास सिवाय इस मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा है नहीं कि हिंदू मुसलमान करके हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस बार नहीं लगता कि मसला चुनावी जो ये मुद्दा है हिंदू मुसलमान बन नहीं पाएगा। लगता नहीं सारी हदें पार कर दी है। पहले हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से कब्रिस्तान और शमशान की बात की, 80-20 की बात की, लेकिन अब तो खुल कर के आ रहे हैं। पहले जो शब्द थे वो थोड़े दबे ढके हुआ करते थे, खुलेआम पे नहीं बोले, लेकिन अब तो साफ तौर पे बोल रहे हैं। हाँ, मैंने दोहराया उसी बात को कि ऐसी भाषा आज तक का इतिहास है किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। क्या बैकफुट पे आ जाएंगे अब? इस तरह की नहीं है। और ये सिर्फ आप अगर इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चेहरे पे हताशा है और हताशा में ही इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो भी जनसंता से जुड़े हैं, उनसे भी बात करूंगी। सर, आपसे मैं ये जानूंगी, जो तीसरा चरण हुआ है और जस्ट पिछले 5 साल से हम देख रहे थे विपक्ष लगातार अडानी अंबानी की बात कर रहा था। राहुल गांधी ने संसद के अंदर तस्वीर बाकायदा दिखाई थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज उसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए और अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, एक बड़ा हमला राहुल गांधी पे। तो लग रहा है आज राहुल गांधी ने जो पिच बिछाई थी उसी पर आकर के आज वो बैटिंग कर रहे हैं और कुछ उल्टे सीधे शॉट लगा रहे हैं। देखिए, अडानी और अंबानी का नाम बहुत देर से लिया इन्होंने, और इस मुद्दे पे संसद में चूँकि मैं रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, इतना हंगामा हुआ कि लोगों को संसद से बाहर निकाला गया, बहुत लोगों के साथ कार्रवाई भी की गई, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बोले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार लगातार संसद में सांसद और सदस्य ये मांग कर रहे थे तो इनके मुंह पे टेप लगा हुआ था। वजह ये थी कि ये सिर्फ अवसरवादी हैं। उस वक्त इनको चुप रहने में फ़ायदा दिखाई दे रहा था तो चुप थे। आज ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि इसमें फ़ायदा है, इसलिए अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। तो फ़ायदा देखा जा रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। अब वो पप्पू, जिसको पप्पू कहा करते थे ना, अब वो पप्पू बताएगा कि वो पप्पू है या पप्पू अब्बा बन चुका है। वो पप्पू अब पप्पू नहीं रहा है। और जैसा कि चारों तरफ से बताया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही है। लेकिन मोदी जी अभी भी हमला कर रहे हैं कि अमेठी छोड़कर भागे। जो कहते थे डरो नहीं, आज भी उन्हें कह रहा हूँ डरो नहीं, भागो नहीं। देखिए, मोदी जी खुद अपने दिमाग से तो कुछ करते नहीं है। वो एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट होती है भाई, टेलीप्रॉम्प्टर से जो उन्होंने देख के गलतियां की हैं पिछले दिनों, उसके बाद आप क्या कहेंगी? वो यही है कि वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट जो होती है उसी के हिसाब से करते हैं। मोदी एक बहुत अच्छे इंसान है, मोदी अपने आप में, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो उनको जो लाइन दी गई है उसी लाइन पे काम करते हैं। वो एक एक्टर की तरह है, वो एक्टिंग करते हैं। ऐसे खुद ही फंस गए हैं अपनी तमाम बयानबाजी में। जो शुरुआत की इन्होंने मांस मछली से विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी, तो आज राष्ट्रपति मुर्मू तक पहुंच गए हैं, उनके रंके पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये पहला चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बहुत ही घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और इसका जवाब मुसलमानों ने तो अभी दिया ही नहीं है, दूसरे लोग दे रहे हैं, जो सेकुलर लोग हैं वो दे रहे हैं, और कायदे से दे रहे हैं कि कौन मंगलसूत्र जो है अपनी बहनों का छीनेगा, कौन जो है इनकी संपत्ति पर कब्जा करेगा। ये तो लोग जो इस देश के सेकुलर लोग हैं, जो गंगा जमुना तहजीब अभी भी बाकी है, ऐसा नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि
हिंदू मुस्लिम बड़े ही प्रेम से रहते हैं। हालांकि इन्होंने जहर घोलने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और कामयाब नहीं हुए हैं उसी की वजह ये है कि पूरा देश शांत है, कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। जी, जबकि इन्होंने मुसलमानों को पूरी तरह से टारगेट किया है। कहीं भी नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री ने कि मुसलमानों को टारगेट ना करें। अब तो नाम लेके उस समुदाय को मतलब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे ख्याल से विपक्ष को अब साफ साफ कहना चाहिए कि चुनाव आयोग तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो अगर वो सत्ता में जीत कर आए तो वो कार्रवाई करेंगे। उनमें भी हिम्मत नहीं है। उनको कहना चाहिए, सीना ठोक के कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताकि ये सिलसिला कहीं तो रुके। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। और शायद यहीं से जो नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, उसकी पोल खुलती है। एक आखिरी सवाल लूँगी आपसे चलते चलते, फिर सर के पास जाऊँगी। अमित शाह ने कहा है कि 3 चरणों में 200 सीट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और 400 पार की आपको पता है नारा पहले ही दिया जा रहा है। क्या लगता है, सत्य बोल रहे हैं या फिर से एक बार लोगों को झूठ बोल के? अमित शाह ने कभी भी सत्य नहीं बोला है और बीजेपी भी सत्य नहीं बोलती है। ये तो इनकी बुनियाद ही असत्य पे है, गोलवर्कर की थ्योरी पे। अगर ये अमल नहीं करेंगे तो क्या लग रहा है कितनी सीटें 3 चरणों में आपको लग रहा है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अभी जितना ये दावा कर रहे थे उसके 25% है। 25% बड़ा दावा कर रहे हैं और गठबंधन लगातार इस तरीके का कह रहा है। और यहाँ तक कि देखिए जो अखिलेश यादव है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बदल गया है। सर आपसे लूँगी, आप क्या कहेंगे? 200 पार का दावा, 400 पार तो पहले से चल ही रहा है, अब नया नारा आ गया कि 200 नहीं, इस बात से आप अंदाज़ा खुद लगा सकती हैं कि चुनाव से पहले 400 पार का नारा था। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्या आपने कहीं सुना है कि इस बार के 400 पार तो कहना बंद कर दिया इन्होंने। तो अंदाज़ा आप हताशा जो है वो साफ नज़र आती है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, अगर ये बहुमत हासिल कर लें तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बड़ा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बात करें, सालों से इसी तरीके से कवरेज करते रहे, अलग अलग चुनाव कवर करते रहे। आप क्या कहेंगे सर, 200 पार के साथ 400 पार होता नज़र आ रहा है? न, कतई नहीं। ये जो 200 कह रहे हैं, ये 100 से भी कम ही निकलेगा, मेरा साफ मानना है। कह रहे गठबंधन का खाता नहीं खुला है 3 चरणों में। वो नतीजे देखिए, ये झूठा आदमी है। इसने कहा था कि 15 लाख रुपए देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो की थी वो जुमला था। इसी ने कहा कि चुनाव में ऐसी बातें होती हैं। तो जनता ये बात समझ रही है कि ये जो बातें कर रहा है अमित शाह, वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। यही कहता है कि मतलब कांग्रेस में वंशवाद है और इसका बेटा किस जगह पर है पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, क्रिकेट प्रेमी सभी लोग जानते हैं किस जगह पर है। उसका क्या, उसे बैट भी पकड़ना नहीं आता। तो इनसे बड़ा झूठा कौन है? लेकिन मैं एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ, आपका सवाल हो या ना हो, वो ये, मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव को पलट के रख दिया है। पलट के रख दिया का मायने मेरा ये है कि उन्होंने दंगा नहीं होने दिया। मैं इस बात का गवाह हूँ कि ईद वाले दिन पूरे हिंदुस्तान में नमाज मस्जिद के बाहर, ईदगाह के बाहर तक भीड़ ज़्यादा, लोग ज़्यादा होने के कारण पढ़ी जाती है। इन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। जहाँ जहाँ ये रोक सकते थे, पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पटरियों पे नमाज पढ़ी और सड़क पर भी पढ़ी गई, लेकिन मुसलमान नहीं लड़ा। पूरा दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पे था और लाठी लिए और गन लिए पुलिस सड़कों पर थी। इसने शांति बरती, किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं किया, हालात से समझौता किया और देश में शांति बनाए रखी। इसने इलेक्शन में भी रोल अदा किया है। अभी तक लाख चाहने पर भी
मोदी मुसलमानों का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर, आबादी का नाम लेकर इस देश की सौहार्द प्रेमी जनता को बरगला नहीं सके हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी में जुड़ा हुआ फिर आप अपनी बात इसी से जुड़ा लूँगी, क्या लगता है समझदारी का ये सबूत दे रहा है मुसलमान, या कहीं डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है? क्योंकि जो हालात 10 साल के अंदर देखने को मिले, आपने देखा होगा दिल्ली में एक घटना होती है, नमाज पढ़ते हुए पुलिस वाला उस पर लात बरसा देता है। नहीं, मोटे ढंग से ये समझदारी है, क्योंकि मुसलमान प्रशासन से नहीं लड़ना चाहता, वो लड़ना चाहता है गैर सेकुलर लोगों से, मोदी जैसों से, अमित शाह जैसों से। इनको देखना नहीं चाहता, जो इस देश का बड़ा हिस्सा नागरिकों का चाहता है कि ये लोग हटे, ये सत्ता में अब ना रहें। 10 साल इन्होंने देख लिया, इसलिए डरा हुए की बात नहीं, वक्त की नज़ाकत है, उसके हिसाब से चल रहा है। अगर मुसलमान लड़ना शुरू करेगा तो मरेगा कौन? हिंदू या मुसलमान? इस देश का नागरिक। उसने संयम बरता है, मैं उस संयम की सराहना करता हूँ। इस संयम का आदर पूरा हिंदुस्तान, जिसे हिंदू कहते हैं, वो कर रहा है। सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सब कर रहे हैं। इसलिए सब के सब इस टाइम एक साथ हैं। SC, ST, पिछड़ा, मुस्लिम और अलग अलग जगहों पर राजपूत, ब्राह्मण वगैरह जातियां इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इसलिए इनके जो दावे हैं ना, ये 150 बामुश्किल पार कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ा दावा कर रहे हैं, और ये दावे सिर्फ ऐसे ही नहीं, हवा हवा में नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सालों का तजुर्बा लेकर के बैठे हुए हैं, आकलन जो कर रहे हैं इस चुनाव का पूरी तरीके से। जैसे सर ने बात की कि जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उसको अपना USP मानती रही है। पिछले 2 चुनाव में आपने जो देखी होगी रणनीति, लेकिन इस चुनाव में वो पूरी तरीके से धराशायी। और जैसे सर ने बताया कि मुसलमान काफ़ी अच्छे तरीके से समझदारी से इस समय जो है काम ले रहा है। और लेकिन हालांकि इसका जो कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट, जो परिणाम मिलेंगे वो चुनाव में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो हमने यहाँ से आपको देश की जो राजनीति की जो हवा चल रही है वो आपको पहुँचाने की कोशिश की आप तक इन पत्रकारों के ज़रिए से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।